गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें बात करना चाहिए कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उसके बाद हमारे सीड्स और फ्रूट्स जो हैं वो बनते हैं। एक-एक करके इनके इवेंट्स को देखते हैं। तो पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेप है फर्टिलाइजेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। और जो ज़ाइगोट की प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो जिस प्रोसेस से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर रहे हैं और फिर ज़ाइगोट बना रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है कि देखो, पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो भी देखते हैं। देखो, ज़ाइगोट तो बन गया, फिर ज़ाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होता है जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर सीड का फॉर्मेशन होता है जो कि रिप्रोडक्शन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो सीड का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम सीड को हम फ्यूचर स्पोरोफाइट भी बोलते हैं। हम पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में, जैसे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। तो फ्लावर क्या है, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद ये एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट का मतलब है कि जो फ्लावर का हमारा शूट वाला पार्ट होता है, मान लो ये अगर प्लांट है और इसकी रूट्स हैं ये, तो जो शूट वाला पार्ट होता है, तो मॉडिफाइड शूट को हम बोल रहे हैं आपका फ्लावर। मेरी आँख भी थोड़ी इधर-उधर हो रही होंगी क्योंकि कैमरा अलग है और नोट्स अलग हैं, तो इसलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, अब फ्लोरल मेरिस्टेम बनता कैसे, उसके बारे में ये लाइन आपकी एनसीईआरटी ये है कि देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हार्मोन और स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो फ्लोरल फॉर्म्स हैं, यानी कि ये जो फ्लोरल फॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल वोल्स फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद एक टर्म है पेरियंथ, उसके बारे में देख लेते हैं कि पेरियंथ होता क्या। देखो, पेरियंथ कैलिक्स प्लस कोरोला के फॉर्म में की जगह पे पाया जाता है। अब कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है। देखो, पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला और सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। अब सेपल क्या होता है, ये देखो, ये जो फ्लावर के नीचे पार्ट में होता है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, सेपल। ठीक है, तो जब कैलिक्स और कोरोला किसी भी फ्लावर में एब्सेंट होगा तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, पीरियंथ। और पीरियंथ की यूनिट क्या होगी, टेपल। तो उसके बाद हमारे फ्लावर्स के देखो दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में एक तो आता है इसेंशियल पार्ट और दूसरा आता है एसेसरी पार्ट्स। इसेंशियल पार्ट्स में क्या होता है, देखो, एसेंशियल पार्ट्स में जो वो पार्ट्स आते हैं जो पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, यानी कि क्योंकि ये दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोड्यूस करके आगे और फ्लावर्स बनाते हैं। तो एंड्रोशियम की यूनिट स्टैमेन और गाइनोशियम की यूनिट कार्पेल और पिस्टिल, यानी ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एसेसरी पार्ट यानी कि और भी जो अलग पार्ट है वो होते हैं हमारे कोरोला और कैलिक्स। कोरोला की यूनिट होती है पेटिल और कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं। ठीक है, तो स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन हमारे मेल रिप्रोडक्शन की यूनिट है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ये इसमें वापस से आ गई हैं। अब देखो, स्टैमेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एंथर प्लस पिरामिड को हम बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन में ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर बोलते हैं और एक थ्रेड लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर हमारा बाइलोब होता है, यानी कि उसमें दो लोब्स पाई जाती हैं। डाइथीकस होता है, यानी कि दो थीका पाए जाते हैं। और टेट्रास्पोरेंजिया मतलब कि चार स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और डाइथीकस मान लो, ये हमारे मान लो स्टामेनिटी डाइथीकस होता है और दो स्पोरेंजिया इधर पाए जाते हैं और दो स्पोरेंजिया इधर पाए जाते हैं। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली बना हुआ है। ठीक है, फिलामेंट की बात करें तो पतला सा होता है, सिलेंडर लाइक यानी थ्रेड लाइक होता है। इसके दो एंड होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। देखो, प्रॉक्सिमल एंड जो है थैलेमस और पेटल से जॉइंट होता है। अगर याद नहीं हो रहा है तो पी से प्रॉक्सिमल, पी से पेटल। तो प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है,
ये आपका या तो थैलेमस से जॉइन होगा या तो पेटल से जॉइंट होगा। जो डिस्टल एंड होता है वो हमारा एंथर से जॉइंट होता है। ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा अ, उसके बारे में, ये वाला डायग्राम जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये 4 स्पोरेंज है। तो अब इनमें जो लेयर्स पाई जाती हैं उनके लेयर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, फंक्शन की बात करें अगर, तो पहला होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरी लेयर हमारी एंडोथीशियम होती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है जो कि सिंगल लेयर्ड होती है, उसमें सेलुलोजिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और हाइपरस्कोपिक नहीं हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है नेचर में। और उसके बाद मिडल लेयर क्या करता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि एंथर का डेहिसेंस का फंक्शन किसका है, मिडल लेयर का है। ये मल्टी लेयर एंडोथीशियम होती है, 1 to 3 यानी कि प्रेजेंट होती है। और एपिहर्मल यानी कि शॉर्ट लिव्ड होती है नेचर में। और आपके मिडल लेयर का जो फंक्शन होता है वो एक और होता है कि वो फूड का स्टोरेज करती है। देखो, मिडल लेयर फूड को स्टोर कर रही है पर नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, हमारी टेपिटम लेयर जो आगे आएगी। टेपिटम लेयर जो है हमारी जस्ट बिलो द एंडोथीशियम लेयर, यानी कि नहीं, मिडल लेयर के नीचे पाई जाती है। तो जो टेपिटम लेयर होती है वो एंडोथीशियम में मिडल लेयर, देखो सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और फिर टेपिटम पाई जाती है। तो टेपिटम के जस्ट नीचे पाई जाती है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो डेवलपिंग पॉलिड ग्रेन्स होते हैं ये मैंने पहले बताया। स्पोरोपोलिनेन नाम का एक चीज सब्सटेंस पाया जाता है पॉलन ग्रेन की एग्जाइन पे, वो आप आगे पढ़ोगे पॉलन ग्रेन की मेम्ब्रेन पे। तो देखो, स्पोरोपोलिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो केराटिनॉइड से डिराइव्ड होता है या फैट से उसको डिराइव किया जाता है। अर्थ में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल में से एक है। और एसिड, एल्कली, टेम्परेचर इन सबसे रेजिस्टेंट है, यानी कि इन सबसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये एग्जाइन फॉर्म करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उस पर हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है या जो फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन तक, माइक्रोस्पोर तक, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एंथर के जितने भी सारे सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाता है जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है, इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद देखो, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में आपको बताती हूँ। देखो, पहले होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से उसके बाद उसमें वैक्यूल्स आते हैं। उसके बाद उसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल आता है, वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे मान लो ये डिवाइड है, ऊपर वेजिटेटिव सेल ज़्यादा बड़ी होती है और जनरेटिव सेल छोटी सी होती है। और जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो आगे चल के माइटोसिस करता है, तो उसमें 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंजियोस्पर्म्स में 60% प्लांट स्पीशीज़ के पास 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन होता है और 40% के पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीशीज़ के पास 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन होता है। अब मैं बताती हूँ 2 सेल 3 सेल का मतलब क्या है। देखो, 2 का मतलब है कि जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होंगे, पर जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो आगे 2 मेल गैमेट में डिवाइड नहीं होगा, पर 3 सेल्ड में वो आगे 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो चुका होगा। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक्साइन और एंटाइन पाया जाता है और सेल्स तो अंदर पाए जाते हैं, पर मेन 2 पार्ट्स हैं एक्साइन और एंटाइन, उसकी 2 लेयर्स पाई जाती हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और कंपैरिजन देखो, शेप क्या होता है पॉलन का, 25 to 50 माइक्रोमीटर शेप डायमीटर होता है उसका, और उसका स्फेरिकल शेप होता है। अभी देखो, मैंने जैसे बताया वेजिटेटिव सेल पाई जाती है, जनरेटिव सेल पाई जाती है। ये जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्साइन है, और इसके अंदर जो ऐसा स्ट्रक्चर है वो इंटाइन है। और इसी स्ट्रक्चर में आपके स्पोरोपोलिनेन से बना होता है और बीच में जर्म पोर प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो गैप होता है ना उसमें जर्म, उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल के बीच में डिफ्रेंशिएशन आपको पूछ सकते हैं। तो वेजिटेटिव सेल की अगर मैं बात करूँ तो
लार्ज सेल होती है ये स्पिंडल शेप्ड होती है, यानी कि ऐसी शेप की होती है। और इसके पास इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है। जो जनरेटिव सेल है वो हमारे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। वेजिटेटिव सेल के पास हाई रिजर्व फूड मटेरियल होता है और जनरेटिव सेल के पास छोटा न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है और पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। और जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है तो 2 मेल गैमेट बनते हैं, ये पहले बता चुकी हूँ। एक्साइन और इंटाइन यानी कि पॉलन वॉल लेयर्स की बात करते हैं। देखो, एक्साइन क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, थिक और रिजिड होती है। डिसकॉन्टिन्यूस लेयर यानी कि कॉन्टिन्यूटी रहती है, जैसा मैंने बताया कि बीच में जंप पोर प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ये मैंने पहले बताया था। इसमें स्क्लप्चोस प्रेजेंट होते हैं, यानी जो ये चीज़ है इसको हम स्क्लप्चोस बोल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं। पॉलन फॉसिल्स जो होते हैं वो भी मिलते हैं, किस वजह से, क्योंकि स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन की वजह से। उसके बाद इंटाइन की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर होती है, थिन और इलास्टिक होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, इसमें कोई जंप वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये किससे बनी होती है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, तो उसको हम बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। उसके बाद जो इंटाइन का एक्सटेंशन होता है वो मतलब कि इंटाइन जो है जंप पोर के थ्रू बढ़ती जाती है, तो उससे ना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। एक पॉलन मदर सेल है वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती है। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आगे चल के चार पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं और 4 पॉलन ग्रेन्स मियोसिस करके आगे 8 मेल गैमेट्स बनाते हैं, जो कि जनरेटिव सेल है। ठीक है, इन सबके पास एक ही जनरेटिव सेल होगी और एक जनरेटिव सेल कितने, 2 मेल गैमेट बनाता है, तो सबको ही 2-2 बनाएगा तो 8 मेल गैमेट बन जाएंगे। पॉलन में पॉलन प्रोडक्ट्स और पॉलन वायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो जो पॉलन प्रोडक्ट होता है, देखो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। पॉलन, इसीलिए हम पॉलन को क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे ये पॉलन टैबलेट आती है, पॉलन सिरप आता है, पॉलन क्रीम भी आती है। अब इसका यूज़ कहाँ पे देखा गया है वो भी हम बताएंगे। देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलन का जो कंजप्शन है वो बताया गया कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला। उसके बाद पॉलन वायबिलिटी क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिस टाइम तक पॉलन ग्रेन के पास एबिलिटी है कि वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि स्टिग्मा पर, मान लो ये आपका फ्लावर का बीच वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। तो वो टाइम पीरियड जब तक पॉलन ग्रेन के पास एबिलिटी है कि वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकता है, उसको हम पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। हाईली वेरिएबल होता है, अलग अलग स्पीसीज के लिए होता है अलग अलग। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि व्हीट और राइस के लिए 30 मिनट्स होता है और रोजेकेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, इन सारी फैमिलीज के लिए कुछ मंथ्स तक जाता है। पॉलन बैंक क्या होता है, पॉलन बैंक में क्या होता है कि हम पॉलन ग्रेन का क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, कौन कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। हम उसका प्रिजर्वेशन करके रखते हैं आगे की यूजेस के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलन वायबिलिटी को अफेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें। अभी हमने स्टैमेन के बारे में पढ़ा, अब हम गाइनोशियम यानी कि पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें। देखो पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, वो इंडिया आया था एज अ कॉन्टामिनेंट ऑफ वीट, जिसने बहुत सारी क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज की थी, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में। स्टिग्मा, जैसा मैंने पहले बताया, पॉलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लैंड करते हैं। स्टाइल की बात करें तो हॉलो और सॉलिड स्टाइल है। ओवरी की बात करें, जो स्टोलन बल्ज पार्ट होता है नीचे, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, गायनोशियम यूनिट पहले ही बताए थे, कार्पेल, इसके पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। गायनोशियम 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकार्पेली गायनोशियम और पॉलीकार्पेली गायनोशियम। देखो मोनोकार्पेली गायनोशियम में सिर्फ एक कार्पेल होता है, जैसे पपाया, राइस, मेज, ऑर्किड, मैंगो, वाटरमेलन। पॉलीकार्पेली गायनोशियम में बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, जिसमें सिनकार्पस और एपोकार्पस हो सकता है। सिनकार्पस में हमारे कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एपोकार्पस में हमारे कार्पल्स फ्री होते हैं। सिनकार्पस का एग्जाम्पल टोमेटो मस्टर्ड हो गया और एपोकार्पस का मिर्चिलिया लोटस रोज हो गया। ओव्यूल यानी कि ओव्यूल, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, वो क्या होता है। देखो ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड डायग्राम है, उसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ऊपर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिनिकल बोलते हैं, नीचे माइक्रोपाइल होता है जहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है, तो वो माइक्रोपाइल हो गया। उसके बाद आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट का मतलब होता है जो आगे बाद में लेयर्स हैं, ये माइक्रोपाइलर पोल होता है, तो उसके जस्ट सपोर्टेड नीचे चलादल पोल होता है। ठीक है,
हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस जो है, देखो क्या होता है, मियोसिस, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाए, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। उसमें क्या होता है, 3 मेगास्पोर तो डिजेनेरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है चलादर एंड की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है, पहले 2 न्यूक्लियोटाइड स्टेज आती है, फिर माइटोसिस करके वो 4 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बनती है, फिर माइटोसिस करके वो 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बनती है। यहाँ पे 2 होगा, 2 देन 4 देन 8। उसके बाद हमारा एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो जाता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मान लो आपका मेगा, वो 4 हैप्लॉइड ओव्यूल के अंदर 4 स्पोर्स बने, बताए ना कि 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। लास्ट का जो एक बचता है वो क्या करता है, वही डिफ्रेंशिएट होकर एक एम्ब्रियो साइट बना देता है, इसलिए उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक स्पोर से डेवलप करके पूरा पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल 8 न्यूक्लियट होता है, इसका मतलब उसमें 7 सेल प्रेजेंट होते हैं और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। देखो, पॉलिनेशन क्या होता है, आपको पहले हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जो हवा के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, ग्रास और मोनोकॉट्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। अब हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अगर फीचर्स की बात करें, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के फीचर्स में देखो, उनका जो स्टैमेन होता है वो बहुत ज़्यादा वेल एक्सपोज्ड होता है, उनका जो स्टिग्मा होता है बहुत ज़्यादा फेदरी होता है, पॉलन ग्रेन लाइट वेट होते हैं ताकि वो हवा में आसानी से ट्रैवल कर सकें, नॉन स्टिकी होते हैं ताकि हर जगह कहीं पे जाके वो चिपक ना जाए, फ्लावर तक पहुंच जाए, और नॉन अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते, नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, छोटे होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। इनके और एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसमें टासल्स प्रेजेंट होते हैं, टासल्स के अंदर स्टिग्मा प्लस स्टाइल दोनों प्रेजेंट होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है, जैसे कि मेज और वीट में हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलन नेक्टर रॉबर्स की। तो पॉलन नेक्टर रॉबर्स में देखो क्या होता है, एनिमल जो नेक्टर कंज्यूम तो कर लेते हैं पर पॉलिनेशन नहीं करते, तो उनको हम पॉलन नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं, जैसे कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में हो गया, या फिर ओवरियन फ्लावर की लीव्स में हो गया। और उसके बाद है हमारा, देखो ये एम्फीफेलस लिखा है, ये गलत है। एमोर्फोफेलस नाम का एक फ्लावर होता है जो खुद में 6 फीट होता है हाइट में। उसके बाद मॉथ एंड न्यू का रिलेशनशिप भी आपका इसी का एग्जाम्पल है पॉलन नेक्टर रोबर्स में। देखो, मॉथ क्या करता है, अपने एग को ओवरी में, मॉथ एंड न्यू का रिलेशनशिप देखो, मॉथ क्या करता है, अपने एग को ओवरी में, फ्लावर की ओवरी में डिपॉजिट कर देता है, और उसके बदले में वो क्या होता है, मॉथ से ही पॉलिनेटेड हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है। आउटस्टैंडिंग डिवाइसेस में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करती हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं। जैसे कि मेल फ्लावर में स्टैमिनेट होता है, फीमेल फ्लावर में पिस्टिलेट होता है। ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होता, ये एक्स्ट्रा है। फ्लोरल रिवार्ड्स क्या क्या होते हैं, देखो अगर कोई एनिमल पॉलिनेशन करता है तो उसके बदले में जो फ्लावर होता है वो एनिमल को पॉलन, नेक्टर और सेफ प्लेस टू, यानी कि एग ले करने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एज अ फ्लोरल रिवार्ड। तो फ्लोरल रिवार्ड अब क्यों प्रोवाइड करते हैं, फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो बार बार आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है, देखो डायसी। डायसी का मतलब होता है कि प्लांट के पास चाहे तो मेल हो और चाहे तो फीमेल हो। इसका एग्जाम्पल होता है पपाया। पपाया यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये डायसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद डाइकोगैमी क्या होता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है फ्लावर के वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। जैसे कि अगर प्रोटो एंड्री है तो उसमें क्या होता है कि इसमें होता है आपका वो जो एंथर होता है, एंथर वो पहले मैच्योर हो जाता है, और प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है। हेट्रोस्टाइली क्या होता है, ये सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है। वैसे हेट्रोस्टाइली क्या होता है, देखो अलग अलग लेंथ की स्टाइल जो होती है, जैसे कि अगर स्टाइल अलग लेंथ का है और एंथर अलग लेंथ का है, तो क्या होगा कि सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होने में दिक्कत होगी, और इससे क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का काम करती है। उसके बाद है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
इसमें क्या होता है कि जो जैसे मान लो किसी भी फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो खुद के फ्लावर के पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं करता है, तो इससे क्या होगा कि वो दूसरे फ्लावर पे जाकर जर्मिनेट करेगा, खुद के फ्लावर पे जर्मिनेट कर नहीं सकता, तो इससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। उसके बाद हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज़ की जाती है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बनाने के लिए। इसके प्रोसेस में पहला होता है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में क्या होता है कि जो यंग आंथर, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारा, उससे हम जो यंग एंथर है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग गलत है, उसके बाद हम बैगिंग करते हैं, यानी कि जो इमास्कुलेटेड फ्लावर जिसमें से हमने एंथर निकाल दिया है उसको कवर करते हैं विद द बटर पेपर एट पॉली बैग या कॉटन पेपर, इन सब से उसको कवर करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे ओपन करके उसमें पॉलन की डस्टिंग कर देते हैं। जो भी हमें पॉलन यानी कि डिज़ायर्ड पॉलन जो भी हमें ग्रो कराना है उसका पॉलन जो है हम उस पर डस्ट कर देते हैं। उसके बाद उसको रीबैगिंग कर देते हैं। उसके बाद उसमें टैग कर देते हैं डेट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट नेम एक्सेट्रा वगैरह। उसके बाद ये पूरी जो प्रोसेस होती है किसकी होती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब ये अलग अलग टॉपिक है कि पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन। देखो, जितने भी जिस टाइम से पॉलन जो है सिग्मा पर जर्मिनेट किया और जब तक वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुंच नहीं गया, तब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसको और डिटेल में किया है, बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन शॉर्ट नोट्स में नहीं बता सकती। पर हाँ, जल्दी ही मैं सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग वाली सीरीज़ भी लाने वाली हूँ। तो अगर आपको ऐसी वाली सीरीज़ चाहिए तो कमेंट करना। करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सिनगैमी और एक तो होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन, जैसे कि जिसमें मेल गैमीट और एक्सेल जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और ज़ाइगोट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जिसमें मेल गैमीट जो होता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है और बदले में एज अ प्रोडक्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है, जो कि हमारे ट्रिप्लॉइड होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किसने किया था, नॉशन ने डिस्कवर किया था, जो कि एंजियोस्पर्म्स में ही होता है सिर्फ। इसके गैमेट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक एम्ब्रियो सैक है जिसमें टू पोलर न्यूक्लियाई सॉरी, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, गैमीट के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल गैमीट है जैसे, तो उसमें दो मेल गैमीट पाए जाते हैं, एक एक्सेल पाया जाता है, दो सिनर्जिस पाए जाते हैं और पोलर न्यूक्लियाई भी दो पाए जाते हैं। ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, जब दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कोकोनट वाटर जो है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है और वाइट कर्नल जो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता है, देखो, पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है हमारा वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, जो कि जाइगोट के पास ही होता है। और उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है विदाउट यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता बट न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं सिर्फ। उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस होती है, सेल्स फॉर्म होते हैं और मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म टिश्यू जो होता है फॉर्म हो जाता है। उसके बाद एंडोस्पर्म मैच्योर हो जाता है, उसमें बहुत सारा जो रिजर्व फूड है वो स्टोर हो जाता है, जो कि आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए काम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले क्यों डेवलप हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसका आंसर है क्योंकि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिशन का काम करता है एम्ब्रियो के लिए। अगर एम्ब्रियो के पहले एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन कौन देगा एम्ब्रियो को, इसलिए उसका न्यूट्रिशन का सोर्स पहले बन जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो आता है। एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं, तो एम्ब्रियो क्या करता है, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ये आगे चल के सीड में बनता है एम्ब्रियो। देखो कैसे बनता है, पहले जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियोनल सेल आता है, फिर प्रो एम्ब्रियो आता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो आता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो आता है एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो आता है। तो ये आपकी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो, ये चार चीज़ें होनी चाहिए। दो तरह के एम्ब्रियो पाए जाते हैं, एक तो मोनोकॉट एम्ब्रियो और एक तो डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्कूटेलम बोलते हैं और इसमें रेडिकल प्रेजेंट होता है, प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। कॉटिलेडन बताया जैसे सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडन होता है जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की लेटरल साइड से ओरिजिनेट हो रहा होता है, जिसे हम स्कूटेलम बोलते हैं। ओके। अब डाइकॉट एम्ब्रियो में भी ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडन। इसमें कॉटिलेडन जो होता है वो सिंगल शील्ड शेप नहीं होता है और ये मोनोकॉट का डाइकॉट में लिखा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, दो कॉटिलिडन्स होते हैं जिनके पास हाई रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब हम फ्रूट्स की बात करते हैं। देखो,
जो सेकंड कॉटिलिडन्स होते हैं उसका जो पार्ट बच जाता है वो फ्रूट में आकर कैसे डेवलप होता है। देखो कितने तरह के फ्रूट्स होते हैं, इसमें 4 तरह के फ्रूट्स हमने बताए हुए हैं। फ्लैशी फ्रूट्स, देखो फ्लैशी फ्रूट्स जिसमें पेरिकार्प जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। जैसे कि एग्जांपल में मैंगो, गुआवा एंड ऑरेंज। आपको हर एक फ्रूट्स के एग्जांपल्स याद होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट वॉल जो होती है वो हार्ड और ड्राई होती है और लेयर्स में डिवाइडेड नहीं होती, जैसे कि मस्टर्ड और ग्राउंडनट। फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, जो ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से डेवलप हुए हों उनको हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर थैलेमस से डेवलप हो गया तो वो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कैश्यूनट। भाई मैंगो क्यों होगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यूनट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन जो है बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए, यानी इसमें ये जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना। अब हम बात करते हैं सीड की। देखो सीड क्या है, जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइज्ड हो जाए अगर तो वो आगे चल के सीड बन जाता है। सीड कोट में देखो सीड में 2 कवरिंग होती हैं, एक तो आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट। टेस्टा यानी कि आउटर की कवरिंग होती है और जो टेगमेंट होता है वो इनर की कवरिंग होती है। कॉटिलिडन की अगर मैं बात एम्ब्रियो में बात करूँ तो एम्ब्रियो में देखो कॉटिलिडन एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करूँ तो रेडिकल प्यूम्यूल हर सब में प्रेजेंट ही होता है। देखो 2 तरह के सीड पाए जाते हैं, एक तो एल्ब्यूमिनस सीड और एक तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होता है, जिसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो मोस्टली प्रेजेंट रहता है, जैसे कि मोनोकॉट्स में राइस, व्हीट, मेज, पर एक डाइकॉट में भी प्रेजेंट होता है जो कि कैस्टर है, ये आपका एक्सेप्शन है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि डाइकॉट्स में होता है, जैसे पी, बीन, ग्राउंडनट। पर एक मोनोकॉट में नहीं प्रेजेंट होता है जो कि है ऑर्किड। तो ये एक्सेप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है आई नो, पर याद करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखो एम्ब्रियो नहीं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रेजेंट या एब्सेंट कुछ भी हो सकता है, मोस्टली डाइकॉट में प्रेजेंट होता है और मोस्टली डाइकॉट में एब्सेंट होता है और मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सीड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो सीड हमें क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड प्रोवाइड करता है, जेनेटिक वेरिएशंस प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से अलग अलग तरह के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं और एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है और ये एग्रीकल्चर का बेसिस है। ठीक है, ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। और ओ माय गॉड, सॉरी बच्चों, पता नहीं कैसे इतना सारा गलत लिख गया है। ये आपका वो होगा पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म हमारा न्यूक्लियस का रिमेनेंट पार्ट होता है मैच्योर सीड में, जैसे कि बीट और ब्लैक पेपर। उसके एग्जाम पूछा जाए कि कौन सा ओल्डेस्ट वायबल सीड है, यानी कि कौन सा सीड ऐसा है जो अभी तक अगर उसको जर्मिनेट किया जाए तो वो जर्मिनेट हो सकता है, जो कि लिपनस आर्किटस, और जो कि आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकवेटेड यानी कि एक्सट्रैक्टेड किया गया था। जो सीड है वो 10,000 साल भी अगर बोया गया था तो वो जर्मिनेट हो रहा था, यानी कि उसकी जो वायबिलिटी है वो बहुत बड़ी है। फिर दूसरा एक सीड और आता है जिसमें 2000 साल की कैपेबिलिटी थी, तो ये 2000 साल के लिए वायबल है, जो है डेट पाम। डेट पाम इसमें क्या होता है कि फ्योनिक्स डैटलीफेरा ने डिस्कवर किया था ड्यूरिंग दी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, कहाँ पर, एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, यानी कि मिमिक्री करता है। एपोमिक्सिस जो है सीड का फॉर्मेशन होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एस्टेरेसी और ग्रासेस के एग्जाम्पल्स आएंगे। मैथड्स आपको इतने नहीं पढ़ने, आपकी बुक में नहीं है। इंपॉर्टेंस आप देख लो, इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। देखो डिजायरेबल ट्रेड्स को मेंटेन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन कराता है, एलाइड प्लांट्स की डिजायरेबल प्लांट्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन कराएगा। हाइब्रिड विगर जो है बहुत सारी जनरेशन के लिए हाइब्रिड बना देगा और क्रॉप इंप्रूवमेंट सीड प्रोडक्शन में भी काम आता है और हाई यील्ड क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो गाइज ये था आपका चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा चैप्टर चाहिए किस सब्जेक्ट का कमेंट कर देना।